नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने गौरव ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि अपने जो लास्ट जो टॉपिक रहा था वो था परमाणु, उसकी संरचना, जिसके अंदर अपन ने तीन तरह के जो मॉडल जो दिए गए थे वो उनके बारे में अपन ने पढ़ा कि सबसे पहला जो था वो जे थॉमसन ने दिया था, जिसको प्लम पुडिंग मॉडल कहा जाता था। एंड सेकंड जो था वो रदरफोर्ड का था, जिसको गोल्डफॉइड का परकिंसन वाला मॉडल कहा जाता था। और तीसरा जो था वो नील्स बोर वाला था। इन तीनों मॉडल में जो रदरफोर्ड जो है उसने एक न्यूक्लियस में ये बताया कि न्यूक्लियस जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसके चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। फिर नील्स बोर आया तो नील्स बोर ने बताया कि जो ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो किस तरह से चक्कर लगाएंगे, ठीक है। ये जो बताया वो नील्स बोर ने बताया कि ऑर्बिटल जो होते हैं उनके अलग अलग क्या होते हैं, ऊर्जा स्तर होते हैं, ठीक है। तो ऊर्जा के आधार पे जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन अपने अपने कक्षक में चक्कर लगाते हैं। उन्होंने उनको के एल एम एन के अंदर इसको डिवाइड किया था और उन डिवाइड के बाद में बताया कि के अंदर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एल के अंदर जो रहते हैं वो 8 रहते हैं और एम के अंदर जो रहते हैं वो कितने रहते हैं, 18 रहते हैं, ठीक है। तो ये बातें जो थी वो उन्होंने बताई थी, ठीक है। तो के जो है वो जो उसका जो ऊर्जा स्तर है वो कम होता है, उसके बाद में एल का जो होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होगा, और जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे ऊर्जा स्तर के मान में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। तथा उन्होंने ये भी बताया कि जब कोई इलेक्ट्रॉन अपने कक्षक में ही चक्कर लगाते हैं तब ना तो वो ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और ना ही उसका उत्सर्जन करते हैं, लेकिन जब कक्षक निम्न से उच्च में जाएगा तो ऊर्जा का क्या करता है, अवशोषण करता है। लेकिन कोई अगर उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर के अंदर आता है तो वो ऊर्जा का क्या करेगा, उत्सर्जन करता है। फिर अपन ने पढ़ा था कि इनको भरने का जो क्रम होता है वो NS, S, P और D जो F और ये चार जो कक्षक जो थे इनके बारे में बताया, ठीक है, कि भाई इनके अंदर जो होते हैं वो उपकोष होते हैं। उपकोषों के अंदर जो इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं वो किस प्रकार से रहते हैं, तो उसके नियम भी थे। ऑफबाउ नियम था, N+L का नियम था, हून का नियम था, ठीक है। अर्धपूरित वाले और पूर्ण पूरित वालों में ऊर्जा के आधार पे उनपे नियम थे, ठीक है। तो उनके आधार पे अपन ने इसको पढ़ा था, ठीक है। आज जो है वो है परमाणु की संरचना, इनके बारे में पढ़ेंगे अपन। सूत्र जो होते हैं वो किस तरह से बनते हैं उनके बारे में आज अपन पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट जो है वो है क्वांटम संख्या, जिसको अपन ने लास्ट वाली क्लास के अंदर देखा था कि क्वांटम संख्या जो होती है वो क्या होती है। तो क्वांटम संख्या जो है वो 4 क्वांटम संख्या होती है और ये क्वांटम संख्या ही अपने को बताती है कि इलेक्ट्रॉन कौन से कक्षक में है, ठीक है। दूसरी चीज ये बताती है कि ये इसकी स्थिति कैसी है, उसका चक्रण कैसा है, ठीक है। तो इससे क्वांटम संख्या से क्या पता लगता है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी सबसे पहले स्थिति का पता लगेगा कि वो इलेक्ट्रॉन कौन से उपकोष के अंदर स्थित है। दूसरा, उस कक्षक के आकार के पता लगता है कि वो कितना बड़ा है या छोटा है, ठीक है। तीसरा है कक्षक की ऊर्जा के बारे में पता लगता है, ठीक है। कक्षक के अभिविन्यास के बारे में पता लगता है, कक्षक की स्थिति के बारे में पता लगता है, ठीक है। और चक्रण की दर्शाने वाली, ठीक है, आवश्यक संख्या को क्वांटम संख्या कहते हैं, ठीक है। तो इन सबको दर्शाने वाली जो संख्या जो होती है वो क्या कहलाती है, क्वांटम संख्या कहलाती है, ठीक है। सबसे पहला जो है वो है मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको बोर ने दिया था। बोर कौन से, वही नील्स बोर थे, ठीक है, बोर। तो इनके आधार पे उनको के एल एम, ठीक है, इसके आधार पे इन्होंने बांटा था, एन के आधार पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो बोर जो हो गए n बराबर 1, 2, 3 ये नंबर हो सकते हैं। ये संख्या कोश या कक्षक को दर्शाती है, ठीक है। कक्षक का आकार एवं कक्षक की ऊर्जा भी दर्शाती है। जैसे सपोज मान लो k है, ठीक है, तो k जैसे 1 है, फर्स्ट है, ठीक है, तो उसकी ऊर्जा जो होगी वो कैसी होगी, कम होगी। ऊर्जा जो होगी वो कैसी होगी, कम होगी, ठीक है, इसकी ऊर्जा कम होगी, ठीक है। एल की ऊर्जा और ज्यादा होगी, ठीक है, एम की ऊर्जा उससे भी ज्यादा होगी, ठीक है। कक्षकों का आकार, दूसरी चीज आकार भी बताती है के अंदर, ठीक है। तो के अंदर आपको क्या बताएंगे कि इसका जो है वो कल जो आपको उस समय बताया था कि जो के जो है उसके अंदर 2 रहते हैं, n बराबर 1 जो है उसके अंदर 1s आता है, 2s आता है, ठीक है। तो ये जो है वो अपने को इसके हिसाब से पता लगेगा कि नंबर ऑफ कक्षक कितने हैं। दूसरा जो होता है वो द्विगंशी क्वांटम संख्या होती है। इसके बारे में भी किसने बताया था, सोमरफील्ड ने बताया था। किसने बताया था, सोमरफील्ड ने बताया था, ठीक है। उपकोषों को दर्शाता है, ये किसको दर्शाता है, उपकोषों को दर्शाता है। उपकोष का मतलब होता है जैसे सपोज मान लो पी कक्षक है, पी कक्षक है, ठीक है, और इस पी कक्षक में 3 उपकोष पाए जाते हैं,
3 उपकोष, ये तीनों क्या है, उपकोष है, ठीक है। और इनके अंदर पाए जाते हैं ये, तो ये इस किसको बताता है, उपकोषों को बताता है, एल, ठीक है। एल जो बताएगा वो किसको बताता है, उपकोषों को बताता है। बहु इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में ऊर्जा को भी दर्शाता है, ठीक है। जैसे बहु जो होगी उसमें कैसे बताएगा, ये ऊर्जा को बताता है। संख्या कक्षक में त्रिविमीय आकृति को बताता है, त्रिविमीय आकृति, ठीक है। जैसे ये पी एक्स होता है, ये पी वाई होता है, और इसको बोलते हैं पी जेड, ये इनके उपकोषों के नाम है, ठीक है। फिर इनकी आकृति होती है, ठीक है, एस की गोलाकार होती है, ठीक है। पी एक्स पे एक्स एक्सिस पे होता है, वाई एक्सिस पे होता है और जेड एक्सिस पे होता है, ठीक है। जैसे ऐसे है तो ये जो होगा वो इस तरह से बनाता है, ठीक है। वाई जो है वो इस तरह से बनता है और जेड जो है वो इसमें आपको इस तरह से। तो ये पी एक्स पी वाई जी पी जेड ये आपको दर्शाते हैं आकृति को। द्विगुणित क्वांटम संख्या से दर्शाया जाता है, ठीक है, को एल से दर्शाया जाता है। इसको किससे लिखा जाता है, एल से लिखा जाता है, ठीक है। इसको किससे लिखा जाता है, एल से लिखा जाता है, इसको एन से लिखा जाता है, ठीक है। तो ये आपको मैं लास्ट वाली जो क्लास जो रही थी उसके अंदर भी आपको ये बता चुके कि ये क्वांटम संख्या क्या है, द्विगुणित क्वांटम संख्या क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो क्वांटम संख्या है वो किसने दी थी, बोर ने बताई थी, और द्विगुणित जो क्वांटम संख्या है वो किसने बताई थी, सोमरफेल्ड ने, ठीक है। नेक्स्ट जो है चुंबकीय मैग्नेटिक, ये लैंडे ने बताई थी, ठीक है। ये संख्या किसी उपकोष से संबंधित कक्षकों की संख्या पर निर्भर करती है, कक्षकों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। ये संख्या कक्षक में त्रिविमीय विन्यास को दर्शाती है, किसको दर्शाती है, उसके त्रिविमीय विन्यास को दर्शाएगी कि वो जो कक्षक है उसकी आकृति कैसी होगी, ठीक है। और उपकोषों में संबंधित जो कक्षक है उनकी संख्या कितनी होगी उसके बारे में बताती है, ठीक है। जैसे P के अंदर आपने देखा कि 3 होते हैं, S के अंदर 1 ही होता है, D के अंदर 5 होते हैं, F के अंदर 7 होते हैं। फिर एक क्वांटम चक्रण क्वांटम संख्या जिसको S से डिनोटेट करेंगे अपन, किससे करेंगे, S से डिनोटेट करेंगे, ठीक है। इसका जो था वो उलहेननबर्ग, ठीक है, और गाउट स्मिथ ने दिया था इसको, गाउट स्मिथ ने दिया था इसको, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्वांटम संख्या जो है वो चक्रण को बताती है, यानी इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताती है। जैसे सपोज मान लो कोई भी एस ब्लॉक है तो उसके अंदर आपने देखा होगा 2 इलेक्ट्रॉन जैसे भरे हुए हैं। यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन जो है इनके जो तीर के निशान जो है वो आपको ये बता रहे हैं कि इनका चक्रण जो है वो कैसा है, एक दूसरे के अपोजिट में। सपोज मान लो एक का जैसे हाफ है तो दूसरे का कितना होगा, -हाफ होता है, एक का प्लस होता है, एक का -हाफ होता है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन उसी चक्रण करते हैं। विभिन्न प्रकार के ग्रह जैसे सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी क्या करते हैं, नाभिक के चारों चक्कर लगाते हैं। इसको एस के द्वारा क्या किया गया है, दर्शाते जाया जाता है, चक्रण, ठीक है। एस के द्वारा क्या किया जाता है, इसको दर्शाया जाता है। तो ये 4 क्वांटम संख्या होती है। एक होती है एन जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है, ठीक, भी होती है एल जो द्विगुणित क्वांटम संख्या होती है, ठीक है। उसके बाद में चुंबकीय जो होती है वो होती है एम, मैग्नेटिक वाली होगी, ठीक है। और एस जो है वो स्पाइन वाला हो गया, यानी चक्रण वाला होता है, ठीक है। तो ये क्वांटम संख्या होती है। अब है समबारिक। समबारिक जो है वो क्या बोला जाएगा उसमें, समबारिक का मतलब होता है जिसका भार जो होता है वो क्या होता है, समान होता है, ठीक है, वो कहलाते हैं क्या, समबारिक। देखो हर एक परमाणु का एक फिक्स क्या होता है, उसका परमाणु क्रमांक होता है, ठीक है, परमाणु क्रमांक, ठीक है। उसका नंबर जो सीरीज में आ रहा है वो किस हिसाब से आ रहा है, वो उसका परमाणु क्रमांक होता है, उसका नंबर कौन से नंबर पे है। दूसरा होता है परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान, द्रव्यमान जो है परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान जो है वो क्या किया जाता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को प्लस करके जो आया जाता है उसको क्या बोलते हैं अपन, परमाणु द्रव्यमान बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो है कि समान द्रव्यमान हो गए, समबारिक, जिसको बोला जाता है क्या, आइसोबार। क्या बोला जाता है, आइसोबार बोला जाता है। यहाँ पे आइसोबार का मतलब ये है कि भाई जो उनका भार जो होगा, कुछ ऐसे परमाणु होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर यानी अपन परमाणु क्रमांक जो होता है उनका भिन्न भिन्न होता है, लेकिन उनका भार समान होगा। कैसा होगा, भार जो होगा वो क्या होगा, समान होगा।
जैसे भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं का भार अगर समान है, द्रव्यमान समान होता है, ठीक है, तो इसमें मेन चीज याद रखनी है कि द्रव्यमान समान होगा, द्रव्यमान जो होगा वो समान है, ठीक है, बट जो भार जो है, परमाणु क्रमांक जो है, परमाणु क्रमांक जो है, ठीक है, वो कैसे होते हैं, भिन्न होते हैं। तो समान क्या है, भार, इसलिए इसका नाम क्या है, समभारिक, इंग्लिश में बोलेंगे इसको आइसोबार बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जैसे सपोज मान लो अपन आर्गन को लेते हैं, ठीक है, उसके बाद में आर्गन का जो भार जो होता है वो कितना है, एटॉमिक नंबर जो है वो 18 है, कैल्शियम जो है उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 20 है, ठीक है, उनका एटॉमिक नंबर कितना है, 20 है। तो आप देखोगे इसका वजन जो होता है वो भार जो होगा वो कितना 40 है, और इसका भी कितना है 40 है। तो ये जो ऊपर वाला जो पोर्शन है इसको बोलेंगे परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, ये परमाणु द्रव्यमान है। और नीचे जो लिखे गए हैं 18 और 20 जो है ये दोनों क्या है, ये आपके परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक है। तो परमाणु क्रमांक क्या है, तो ये भिन्न, लेकिन भार कैसा होगा उनका, सेम होगा। तो यहाँ आप देख सकते हो कि जो आर्गन जो है वो कितना है, 18 पे है, ठीक है, और उनका जो भार जो है, तो आर्गन और कैल्शियम जो है वो दोनों कैसे है, समभारिक है, कैसे है, आपस में समभारिक है, ठीक है, क्योंकि इनका जो भार जो होता है वो कैसा होता है, समान होता है, भार कैसा होगा, समान होगा, ठीक है। उसके बाद में है जैसे सम इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, ठीक है, सम इलेक्ट्रॉनिक्स में, अच्छा इसमें क्या होगा, अगर आपको पूछा जाए कि इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो आप देख सकते हो जैसे अपन आर्गन को ले, ठीक है, और इधर क्या ले अपन, कैल्शियम को ले, इसमें अगर देखें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, आर्गन में इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने हैं, 18 हो गए, क्योंकि उदासीन परमाणु है, आपको बताया था इस पे कोई आवेश नहीं है, तब इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, उसका परमाणु क्रमांक तीनों कैसे होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। इसमें जो ई जो है वो कितना है, 20 है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे प्रोटॉन जो होंगे वो कितने होंगे, 80, ठीक है, और यहाँ पे जो प्रोटॉन जो होंगे वो कितने हैं, 20, कितने हैं, 20, ठीक है। तो यहाँ पे जो न्यूट्रॉन जो होंगे, न्यूट्रॉन का मतलब जो होंगे वो कितने होंगे, 20 होंगे, और 20 और 20 ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे, जो क्या है, परमाणु द्रव्यमान है, ठीक है, ये हो गए 40। तो बताओ इसमें कितने होंगे, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 22 होगी, ठीक है, तब ये कितने हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भी क्या है, परमाणु क्रमांक। इन दोनों को क्या किया जाता है, प्लस किया जाता है, इसमें इन दोनों को क्या किया जाता है, प्लस किया जाता है, ठीक है। यानी परमाणु द्रव्यमान जो निकालते हैं वो दोनों को, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को क्या करते हैं, योग करके निकाला जाता है। जो परमाणु जो द्रव्यमान होंगे उसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ के फिर क्या निकाला जाता है, उसका परमाणु द्रव्यमान निकाला जाता है, ठीक है। इसी तरह से अपन दूसरा भी देख सकते हैं, जैसे सपोज मान लो नाइट्रोजन है, ठीक है, एक जो है वो क्या है, कार्बन, इसका भी 14 वाला होता है, ये 14 वाला है, ठीक है। ये कार्बन का एक क्या, आइसोटॉप्स है, क्या है, आइसोटॉप्स है। तो इसमें भी देखो परमाणु क्रमांक जो है वो अलग है, लेकिन अब इसका परमाणु भार जो है वो कैसा है, अलग है, ठीक है। तो ये फर्स्ट नंबर हो गया एग्जाम्पल, ठीक है, और ये सेकंड। इसमें भी आप निकाल सकते हो कि इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, तो आप आसानी से निकाल सकते हो। आपको क्या करना है कि इसमें जो द्रव्यमान है उसमें से इसको माइनस कर दीजिए, तो वो उसकी क्या आ जाएगी, प्रोटॉन की संख्या आ जाएगी। जैसे 14 में से मैंने क्या कर दिया, 18 को माइनस कर दिया। तो यहाँ पे भी जो अगर न्यूट्रॉन की संख्या अगर को ज्ञात करनी है तो क्या करेंगे, 14 माइनस 7 कर देंगे, इसका आंसर जितना कितना आएगा, 7। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, 7 है। लेकिन यहाँ पे अगर करेंगे तो 18 बराबर क्या आ जाएगा, 14 माइनस 6 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 8, ठीक है। और इसमें कितनी है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये देखना है, समभारिक वे होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक तो समान होता है, लेकिन उनका परमाणु क्रमांक तो अलग अलग होता है, लेकिन उनका परमाणु भार जो होगा वो कैसा होगा, समान होता है, ठीक है। उसके बाद में होता है सम इलेक्ट्रॉनिक्स,
ठीक है। सम इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ये बात होती है, जैसे नाम से पता लग रहा है कि क्या होगा इसके अंदर, सम इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसी होगी, समान होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसी होगी, समान होगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसी होगी, उसके अंदर समान होती है, तो वो क्या कहलाते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्पीसीज जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसी हो, समान हो, तो वो क्या कहलाते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाते हैं। जैसे सपोज मान लो -2, ठीक है, उसके बाद में Na+, ठीक है, Mg+2, ठीक है, Al+3। अब आप इसमें देखोगे कि ऑक्सीजन के अंदर जो परमाणु की संख्या जो है वो कितनी है, 10 है। क्यों, इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रखे हैं, ले रखे हैं, ठीक है, क्या कर रखे हैं, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन प्लस हो जाएंगे, तो इसके जो नंबर जो होते हैं वो 8 होते हैं, और 8 होने के बाद में अब 2 क्या हो गए, प्लस हो गए। तो 8 जो था उसके अंदर क्या हो गया, 2 प्लस हो गए, तो ये क्या बन गया, ये O2 माइनस हो गया, ऑक्साइड हो गया, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है। इसमें क्या है, इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। कितना होता है, 11। लेकिन 11 में से परमाणु क्रमांक 11 होता है, लेकिन 11 में से उसने 1 इलेक्ट्रॉन दे रखा है। तो अब इसमें भी क्या होगा, जो परमाणु जो संख्या जो होगी वो कितनी होगी, इसमें 10 होगी। कितनी होगी, 10 होगी। मैग्नीशियम का 12 होता है, तो 12 और कितने इलेक्ट्रॉन इसने दे रखे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसने दे रखे हैं, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, तो इसमें भी कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, ठीक है। एल्यूमिनियम जो है वो कितना है, +3 है। +3 का मतलब होता है इसका नंबर आता है 13 पे, ठीक है। और 13 में से इसने 3 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, तो इसमें कितने बचेंगे, 10 बचते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये देखोगे कि तीनों में ऑक्साइड है, ठीक है, इन सब में आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे है, सेम है। तो ऐसी स्पीसीज को क्या बोला जाएगा, सम इलेक्ट्रॉनिक्स बोला जाएगा, ठीक है, जिसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स कहा जाता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स कहा जाता है, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब क्या हुआ, देखो नाम से पता लग रहा है, सम का मतलब होता है समान, और इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसी होगी, समान होगी, तो वो क्या कहलाते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाते हैं, ठीक है। और इसका जैसे एग्जांपल अपन दूसरा वाला एग्जांपल देखें, तो जैसे सल्फर है, सल्फर का होता है 16 और इसके -2 हो गए, ठीक है। और दूसरा जो होता है जैसे अपने कैल्शियम, कैल्शियम का जो है वो कितना हो जाएगा, ये +2 होता है, ठीक है। तो इसमें अंदर अपन देखेंगे कि सल्फर के अंदर इसने क्या किया है, 20 होता है, 20 में से क्या कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दिए हैं, ठीक है। तो दे देने के बाद में इसमें कितने बचते हैं, 18 बचते हैं। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। उसी तरह से ये कितने नंबर पे आता है, 16 नंबर पे आता है, 16 नंबर पे आता है सल्फर, यानी 16 इसमें इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन और इसने ले लिए, माइनस का मतलब उसने गेन किए हैं, ठीक है। तो अब ये कितने हो गए, ये भी हो गए कितने, 18 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन है, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पे क्या है, तो ये भी आपस में क्या है, सम न्यू इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, ठीक है। तो सम इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब ये हुआ कि जिनके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, ठीक है, तो वे परमाणु क्या कहलाते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाते हैं। समभारिक वे होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक जो होता है वो अलग अलग होता है, लेकिन उनका जो परमाणु द्रव्यमान जो होगा वो कैसा होता है, सेम होता है, तो वो समभारिक कहलाते हैं, यानी उनका भार कैसा है, समान है, इसमें इलेक्ट्रॉन समान है, ठीक है। तो ये होते हैं समभारिक और सम इलेक्ट्रॉनिक्स। अब मेन जो है वो क्या आया था, कई बार पूछा जाता है आइसोटॉप के बारे में, जिसको बोला जाता है आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स वे होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक तो समान होता है। समान क्या होगा इसमें, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, लेकिन भिन्न क्या होता है इसमें, परमाणु द्रव्यमान। समभारिक का ये कैसा होता है, उल्टा, द्रव्यमान ये भिन्न होता है। ये दूसरा, ये समभारिक
का विपरीत है। ठीक है, समवारिक का ये कैसा है, विपरीत है। एक ही तत्व के परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक क्या होंगे, समान, परमाणु क्रमांक समान होते हैं, लेकिन परमाणु द्रव्यमान संख्या उनकी कैसी होती है, भिन्न भिन्न होती है। द्रव्यमान कैसा होता है उनका, भिन्न भिन्न होता है। तो यहाँ पे तीन तरह के, ये हाइड्रोजन के तीन तरह के समस्थानिक होते हैं। यानी परमाणु क्रमांक एक होता है, इसका मतलब वो एलिमेंट तो एक होगा। ठीक है, यानी एलिमेंट अलग अलग नहीं होगा, ध्यान रखना। दूसरा ये कह रहा है कि परमाणु क्रमांक जब एक है तो द्रव्यमान कैसा होगा, उनका अलग अलग हो सकता है। तो हाइड्रोजन जो है, ठीक है, हाइड्रोजन के तीन आइसोटॉप्स मिलते हैं या तीन समस्थानिक मिलते हैं। ठीक है, एक का नाम है प्रोटियम, दूसरे का नाम है ड्यूटेरियम, ठीक है, और तीसरे का नाम है टाइटेरियम। ठीक है, तो ये तीन जो है ये इसके आइसोटॉप्स होते हैं। अब देखो इसके अंदर क्या है कि 1H1 होता है। ठीक है, ये होता है 2 और ये होता है 3, ये होता है 3। ठीक है, आप देखोगे परमाणु क्रमांक इनका कैसा है, परमाणु क्रमांक जो है वो इसका कितना है, 3 है। सॉरी, परमाणु क्रमांक कितना है इसका, 1 है। इसका भी कितना है, 1 है, और इसका भी कितना है, 1 है। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान जो है वो इसका कितना है, 1 है, इसका कितना है, 2 है, और इसका कितना है, 3 है। ठीक है, तो द्रव्यमान कैसे हुआ, अलग अलग हो गया। ठीक है, नीचे वाले जो नंबर है वो परमाणु क्रमांक को बताते हैं, ऊपर वाले जो है वो उसके द्रव्यमान को बताते हैं, द्रव्यमान संख्या को बताएंगे। इसमें अगर देखें तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 1 है। इसमें भी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 1 है, और इसमें भी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 1 है। ठीक है, तीनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 1 है। इसमें अगर पूछे कि प्रोटॉन की संख्या कितनी है तो 1 है। इसमें भी प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 1 है, और इसमें भी प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 1 है। ठीक है, इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 1 है। नेक्स्ट अगर देखें अपना, तो जैसे सपोज मान लो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, तो न्यूट्रॉन की संख्या देखो यहाँ पे बाहर जो होगा इन दोनों को प्लस करके होगा। ठीक है, तो परमाणु द्रव्यमान इसका कितना, 1 है, और 1 में प्रोटॉन आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या इसमें नहीं होती है, तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 0 होती है, क्योंकि जब दोनों को प्लस करेंगे तो द्रव्यमान जो आएगा वो कितना आएगा, इसका 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, 1। ठीक है, प्रोटॉन तो 1 है, तो 1 और हो जाएगा तो कितनी हो जाएगी, तो यहाँ न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, तो इन दोनों को प्लस करते हैं तो परमाणु द्रव्यमान आता है कितना, 2। ठीक है, इसमें देखें तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितनी आएगी, 3 आती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो परमाणु क्रमांक जो है वो कैसे है, सेम है, लेकिन उनका द्रव्यमान जो है वो क्या है, अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये कहलाते हैं क्या, आइसोटॉप्स कहलाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज ड्यूटेरियम, इसको अपन बोला जा सकता है, ड्यूटेरियम जो है इसको D2O कहा जाता है, जिसको बोलता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ठीक है, इसका जो उपयोग जो होता है वो नाभिकीय रिएक्टर के अंदर, इसको भारी जल भी कहा जाता है, भारी जल। ठीक है, इसका उपयोग जो है जो नाभिकीय भट्टियां जो होती है उसमें मंदक के रूप में इसको उपयोग में लिया जाता है, मंदक के रूप में इसको उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, नाभिकीय भट्टियों में इसको मंदक के रूप में उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, दूसरा, ठीक है, और एक लिया जाता है किसको, ग्रेफाइट को, मंदक के रूप में, और जो लिया जाता है वो किसको लिया जाता है, ग्रेफाइट को। तो ग्रेफाइट को, ठीक है, को भी क्या किया जाता है, मंदक के
तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं कि भाई जैसे सपोज मान लो D2O क्या है, D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड है जो भारी जल है, ये हाइड्रोजन का क्या है, एक आइसोटॉप्स होता है, ठीक है। ये जो टाइटेरियम जो है, ठीक है, टाइटेरियम जो है ये कैसा है, रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव पदार्थ। ये अपने में से किरणों को क्या करेगा, रेडियो एक्टिव जो विकिरण होते हैं उनका क्या करेगा, उत्सर्जन करता रहता है, ठीक है। उसके बाद में और भी बहुत सारे है, जैसे कार्बन को ले तो कार्बन 612 वाला भी होता है, कार्बन जो होता है वो 6 जो होता है 14 वाला भी होता है। इस कार्बन का उपयोग जो है वो जीवाश्मक अध्ययन में, ठीक है। चलो नेक्स्ट इसमें बता देते हैं। कार्बन जो है, ठीक है, 12 वाला भी होता है, ठीक है, C6 है, 12 वाला भी है, और C6 14 वाला भी होता है, ठीक है। तो इनका जो होता है, इसका जो यूज जो है, उपयोग जो है, उपयोग वो किया जाता है किसके अंदर, जीवाश्मक की, जो जीवाश्मक होते हैं, जीवाश्मक की आयु ज्ञात करने में, किया जाता है, ठीक है, जीवाश्म की आयु ज्ञात करने में। और इस पद्धति को बोला जाता है कार्बन डेटिंग मेथड, कार्बन डेटिंग विधि, कार्बन डेटिंग विधि कहा जाता है, ठीक है। इस विधि से क्या किया जाता है कि कोई भी जीवाश्म जो मिलते हैं, जीवाश्म क्या होता है, जीवों के अंश जो होते हैं, ठीक है, जो क्या होते हैं कई साल पुराने, जो मिट्टी के अंदर जो दब गए थे, चट्टानों के बीच में दब गए थे, ठीक है। दबने के कारण क्या हुआ कि उनके अंदर जो थे वो उसके ऑर्गेनिक पार्ट तो डिकम्पोज हो जाते हैं धीरे धीरे, लेकिन कुछ जो उसके ट्रेसिंग जो होती है, यानी उनकी जो शरीर की जो बनावट है वो इस चट्टानों के ऊपर क्या हो जाती है, छप जाती है, ठीक है। तो उसको बोला जाता है जीवाश्म कहा जाता है। तो फिर उसके हिसाब से क्या की जाती है, उसकी उम्र निकाली जाती है कि ये जो जीवाश्म जो मिला है वो कितना पुराना मिला है। तो उसके अंदर कौन से कार्बन के जो 14 वाला जो है, ठीक है, द्रव्यमान वाला, उसको उपयोग में लिया जाता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया आपको, जो H12 है जिसको अपन ड्यूटेरियम बोलते हैं, ठीक है, इसका उपयोग जो है वो नाभिकीय भट्टियों में किया जाता है, नाभिकीय भट्टियों में किया जाता है, ठीक है। तो ये नाभिकीय भट्टियों में क्या करता है, ये मंदक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, मंदक के रूप में। मंदक में क्या होता है, ये न्यूट्रॉन जो नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया होती है, नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में न्यूट्रॉन को अवशोषित करने का कार्य करता है, ठीक है, अवशोषित या उसमें अवशोषित करने का मंदक के रूप में कार्य करता है। इसके साथ में इसको ग्रेफाइट को उपयोग में लिया जाता है, किसको उपयोग में लिया जाता है, ग्रेफाइट, ठीक है, उपयोग लिया जाता है, उपयोग लिया जाता है, ठीक है। नियंत्रक के रूप में, कैडमियम और बोरोन को यूज में लिया जाता है, इसको यूज लिया जाता है, कैडमियम और बोरोन को उपयोग में लिया जाता है, ठीक है। तो ये नाभिकीय भट्टियों के अंदर जो आपको पूछे तो भारी जल D2O को लिया जाता है, ठीक है। फिर ये 14 वाला जो है ये भी क्या होता है, इसका भी उपयोग जो है वो जीवाश्मों की डेटिंग पद्धति में निकालने में किया जाता है, ठीक है। क्लोरीन का भी क्लोरीन जो होता है वो 17 से 35 वाला, और एक होता है जो 17 और होता है 37 वाला होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो अपन जो है कि ये दोनों जो है ये भी क्या है, आइसोटॉप्स है, जो क्लोरीन के आइसोटॉप्स होते हैं, जो क्या होते हैं, क्लोरीन के आइसोटॉप्स होते हैं, ठीक है।
तो ये दो तरह के आइसोटॉप किसके होते हैं, क्लोरीन के होते हैं, कार्बन के भी होते हैं, ठीक है। इसी तरह से तो इनका क्या है, परमाणु क्रमांक तो सेम है, देखो यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 17 है, तो परमाणु क्रमांक तो क्या होता है, सेम होता है, लेकिन उनका द्रव्यमान संख्या जो होती है वो कैसी होती है, अलग अलग होती है, तो वे कहलाते हैं क्या, समस्थानिक कहलाते हैं। अब यहाँ पे वापस आ जाते हैं अपन, यहाँ पे अपन देखते हैं कि इनके गुण क्या होते हैं। तो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन की संख्या तो क्या होती है, समान होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी इसमें, समान होगी, ठीक है। लेकिन इस तत्वों में समस्थानिकों के भौतिक गुण कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। इसके गुण और इसके गुण, तीनों के गुण कैसे होंगे, भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आइसोटॉप होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या तो सेम होती है, लेकिन अगर उनके गुण को देखें तो उनके गुण जो होते हैं वो कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। समस्थानिकों के बहुत सारे क्या होते हैं, उपयोग आते हैं, ठीक है। समस्थानिकों को, और ये इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया हुआ है कि क्या होता है इनके उपयोग। सबसे पहला जो है वो है यूरेनियम है, ठीक है। ये सबसे पहला जो है वो यूरेनियम है, वो कितना होता है, 235 जो है यूरेनियम 92 पे आता है, ठीक है, 92, और इसका कितना है, भार कितना है, 235 जो है, ठीक है। तो यहाँ पे जो यूरेनियम है उसका नाभिकीय रिएक्टर में उपयोग में लिया जाता है, नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु भट्टियों के अंदर इसको उपयोग में लिया जाता है। तो याद रखना, यूरेनियम का उपयोग क्या होता है, एटॉमिक रिएक्टर जो होते हैं, ठीक है, उनके अंदर इसको लिया जाता है ईंधन के रूप में, इससे क्या निकलती है, ऊर्जा के रूप में इसका उपयोग लिया जाता है। तो ये यूरेनियम का क्या है, समस्थानिक का होता है, ठीक है। तो यूरेनियम आपको ध्यान रखना है कि इसको परमाणु भट्टी में जो भी आया था ना, नाभिकीय विखंडन मैंने लिखवाया था, तो नाभिकीय विखंडन में यही होता है, ठीक है, कि क्या करते हैं, जब इसमें न्यूट्रॉन की बॉम्बारिंग होती है, ठीक है, यानी बौछार की जाती है, तब यूरेनियम जो होता है दो हल्के नाभिकों के अंदर क्या हो जाता है, टूट जाता है, बेरिलियम और क्रिप्टॉन के अंदर, ठीक है। और इस जब टूटता है तब क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है, और उस ऊर्जा का उपयोग जो होता है अपन फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में करते हैं। दूसरा जो है वो है कैंसर में, और कैंसर में जो काम आता है वो आता है कोबाल्ट, ठीक है। कोबाल्ट का उपयोग जो होता है वो कैंसर में होता है। कोबाल्ट भी कौन सा है, कोबाल्ट 16 है, ठीक है। कोबाल्ट जो है वो कौन सा है, कोबाल्ट 60 वाला, कोबाल्ट 16 जो है कोबाल्ट जो 60 वाला जो है उसको उपयोग में लेते हैं, ठीक है। फिर आता है घेंगा रोग, जो गॉइटर होता है, गॉइटर रोग जो होता है, ठीक है, उसके अंदर आयोडीन, और आयोडीन भी कौन सा, 231, आयोडीन 131 वाला क्या करते हैं, इसको उपयोग में लिया जाता है, ठीक है। तो आयोडीन का उपयोग जो होता है वो कहाँ पे होता है, गॉइटर डिजीज के अंदर होता है, ठीक है। उसके बाद में अपन देखने जाए तो आयोडीन जो है वो गॉइटर में करता है, कोबाल्ट जो है वो कैंसर में करता है, यूरेनियम जो है वो किस में करता है, अपने परमाणु भट्टियों के अंदर, ठीक है। और इसके साथ में एक और है सोडियम 14 वाला, सोडियम ये आता है अपने समस्थानिक का उपयोग, 24 वाला का उपयोग रक्त परिसंचरण में किया जाता है। रक्त परिसंचरण में कोई डिफेक्ट है तो उनको पता लगाने के लिए सोडियम आइसोटॉप्स का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखो, यूरेनियम का उपयोग करेंगे अपन परमाणु भट्टी के अंदर, ठीक है। कोबाल्ट 16 का उपयोग करेंगे अपन कैंसर में, आयोडीन का उपयोग करेंगे अपन गॉइटर में, घेंगा रोग में करेंगे, और सोडियम का करेंगे रक्त में, ठीक है। तो ये याद रखना, इससे कई सारे सवाल बन सकते हैं, ठीक है। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम ये क्या है, ठीक है, तो ये आपको मैंने बताया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये नाभिकीय विखंडन जो है, नाभिकीय विखंडन, इसको अगर देखें तो यूरेनियम जो होता है, यूरेनियम, ठीक है, 235 पे जब न्यूट्रॉन की बमबारिंग होती है तब ये दो हल्के नाभिकों के अंदर टूट जाता है, ठीक है। एक तो होता है बेरिलियम
बेरिलियम, और दूसरा होता है वो होता है क्रिप्टॉन। ठीक है, इनके अंदर ये टूट जाता है और साथ साथ में क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा निकलती है। इसी क्रिया को यहाँ टूट रहा है, विखंडन हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है। और जब ये टूटता है तो 3 न्यूट्रॉन यहां से निकलते हैं, 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। तो इनको रोकने के लिए, अवशोषित करने के लिए यहाँ पे किसका उपयोग करेंगे, D2O और ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। ग्रेफाइट, ठीक है। तो D2O ग्रेफाइट का उपयोग यहाँ पे किया जाता है, जिसमें से क्या करेंगे, इन दो को वो क्या करेगा, अवशोषित कर लेता है। दो को क्या कर लेता है, वो अवशोषित कर लेता है। एक न्यूट्रॉन जो होता है वो बाहर निकलता है, एक न्यूट्रॉन जो होगा वो बाहर निकलेगा, दो क्या हो जाएंगे, अवशोषित हो जाते हैं, ताकि ये नियंत्रण में रहे क्रिया। ये कैसी रहे, नियंत्रण करने के लिए इनमें मंदक के रूप में, ठीक है। और इसको किसको उपयोग लिया जाता है, ये D2O ग्रेफाइट को उपयोग में लिया जाता है। और नियंत्रण के लिए CaD कैडमियम और बोरोन को उपयोग में लिया जाता है। अब है जो है वो है सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक, देखो सम का मतलब होता है आइसो न्यूट्रॉनिक। आइसो न्यूट्रॉनिक का मतलब होता है वे तत्व जिनके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कैसी हो, समान हो, ठीक है, किंतु द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या दोनों कैसी हो, भिन्न हो। ठीक है, तो समान क्या है, न्यूट्रॉन की संख्या। समान क्या है, न्यूट्रॉन की संख्या। जैसे अपन देखते हैं 3 और हीलियम। अब आप यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 1 है, ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 2 है। इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 1 है। इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 2 है। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या देके तो क्या करना है अपने को, जो बाहर जो है उसमें से माइनस करेंगे, 3 - 1 कितनी हो जाती है, 2। और इसमें भी करेंगे अपन, जो न्यूट्रॉन की संख्या है वो कितनी करेंगे, 4 - 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, अपने पास में 2 आ जाएगा। यानी यहाँ पे देख रहे हो कि न्यूट्रॉन की संख्या कैसी रह रही है, समान रहती है। तो ये आपस में क्या है, सम न्यूट्रॉनिक है। ठीक है, तो ये भी आपस में क्या है, ये दोनों, ये क्या है, हाइड्रोजन का भी आइसोटॉप्स बताया था, ड्यूटेरियम, ये कौन सा है, टाइटेरियम, 3 आया टाइटेरियम। फिर है कार्बन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, नाइट्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है, जो है वो कैसी है, सेम रहेगी। अब देखो नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसमें कितने रह रहे हैं, 8, ठीक है, प्रोटॉन कितने हैं, 7, दोनों को प्लस करो कितना आ गया, 50। कौन सा आ गया, 50। तो अब यहाँ पे देखो ये है प्रोटॉन 8 और ये होता है ये दोनों कितने हैं, 14। ठीक है, तो यहाँ पे 2 एग्जांपल है, एक तो है 6 14 वाला और दूसरा जो है वो नाइट्रोजन जो है वो कितना है, 15 वाला। ठीक है, नाइट्रोजन कितना है यहाँ पे, 15 वाला है, ठीक है, होता है 14 वाला, लेकिन ये आइसोटॉप्स है। क्या है, आइसोटॉप्स यानी समस्थानिक है यहाँ पे। तो यह समस्थानिक जो है वो यहाँ पे आप देखोगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर देखे तो यहाँ पे कितनी है, 6 है, और इसमें भी कितनी है, 7 है। ठीक है, इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है, यहाँ पे 6 है, इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 7 है। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या करेंगे, 14 - 6 कर देंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, न्यूट्रॉन बराबर 15 माइनस क्या कर देंगे, 15 माइनस कितना कर देंगे, 7 कर देंगे, इतने भी कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ये भी क्या है, समान है, ये भी क्या है, समान है यहाँ पे। ठीक है, तो आप यहाँ देखोगे कि न्यूट्रॉन की संख्या कैसी रहती है, समान रहती है। ठीक है, तो ये न्यूट्रॉन की संख्या होती है। ऐसे को क्या बोला जाएगा, सम न्यूट्रॉनिक बोला जाता है, जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या रहती है, समान रहती है, तो वो क्या कहलाते हैं, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। नेक्स्ट जो है वो है संयोजकता, जिसको बोला जाता है वैलेंसी। ठीक है, वैलेंसी, वैलेंसी का मतलब क्या होता है कि कोई भी परमाणु अपना अष्टक को पूर्ण करने के लिए क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का या तो करेगा त्याग, ठीक है, और या करेगा उसको ग्रहण, और तीसरा करता है उसका साझा।
तो अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए किसी तत्व में जितने इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करना, त्याग करना, वो उसकी क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। ठीक है, बाह्यतम कक्ष में उसमें क्या करना, उसको पूरा करना होता है। ठीक है, सपोज मान लो, अपन मान लेते हैं जैसे कार्बन को मान लेते हैं कि कार्बन जो है उसका परमाणु क्रमांक जो है वो कितना है? 6 है, और उसका एटॉमिक मास जो है वो 12 है। आप अगर देखो के में देखो, एल में देखो, एम में, ठीक है, के अंदर इसमें कितने रहेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। एल के अंदर कितने रहते हैं? 4 रहते हैं। ठीक है, कार्बन के बाद में जैसे अपन देखें, कार्बन के बाद में कौन आता है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में कितने हुए? ठीक है, तो नाइट्रोजन के अंदर अपन देखेंगे तो पहले में 2 रहे, दूसरे में कितने रहते हैं? 5 रहे। ठीक है, उसके बाद में जैसे आता है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन में आप देखोगे तो कितने होते हैं? 68 नंबर पे आता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे कितने हुए? 2, और यहाँ पे कितने हुए? 6। ठीक है, अब अपन ऑक्सीजन के बाद में जो आता है वो कौन आता है? 9 पे आता है फ्लोरीन आता है। ठीक है, 9 नंबर पे। इसमें जो होंगे 2, और यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 7। उसके बाद में 10 पे आता है वो कौन आता है? नियोन आता है। ठीक है, यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 2, और इधर कितने हो जाएंगे? 8। ठीक है, उसके बाद में क्या आता है? सोडियम आता है। ठीक है, 11 पे। ठीक है, तो यहाँ पे कितने हो गए? 2, और कितने हो गए? 8, और यहाँ पे थर्ड में कितना हो जाएंगे? 1 हो जाएगा। ठीक है, इधर कितना है? कोई नहीं है, इधर भी कोई नहीं है, इधर भी कोई नहीं है, इधर भी कोई नहीं है। ठीक है, उसके बाद में अगर देखें मैग्नीशियम के बारे में तो इसके होते हैं 12। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएंगे 2, 8, और यहाँ पे कितने आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। फिर आता है कौन सा? एल्यूमिनियम आ जाएगा। ठीक है, एल्यूमिनियम के कितने होते हैं? 13। ठीक है, तो पहले में 2, 8, और यहाँ पे 3 हो गए। ठीक है, अब अपन यहाँ पे कुछ देखते हैं कि इसमें वैलेंसी कितनी होगी। ठीक है, वैलेंसी या संयोजकता, संयोजकता कितनी होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपन देखते हैं कि जैसे 4 है तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन जो है, बाह्यतम कक्षक इसका कितना है? कौन सा? एल है। इसके लिए देखो यहाँ पे तो कोई है नहीं, इसके लिए बाह्यतम कक्षक कितना है? एल है। एल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। अब 4 को क्या करने हैं? 8 करने के लिए अपने को और कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? तो ये कितने और इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे कितनी है? नाइट्रोजन की 5 है, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? यहाँ पे 3। कितने चाहिए? 3। तो ये 3 भी हो सकती है और इसकी 5 भी हो सकती है। ठीक है, ये 5 दे भी सकता है और 3 जो है वो ले भी सकता है। ठीक है, उसके बाद में अगर देखें तो ऑक्सीजन जो है वो कितनी है? यहाँ पे लास्ट वाला 6। ठीक है, अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसकी संयोजकता जो होगी वो कितनी होगी? 2 होती है। कितनी होती है? 2। ठीक है, अब इसमें देखेंगे फ्लोरीन के बारे में तो इसकी कितने चाहिए? 1 चाहिए, तो इसकी संयोजकता कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, अब देखो नियोन, नियोन में आप देखेंगे कि इसके तो पूर्ण है, 8 के 8 ही है। ठीक है, इसको कोई इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, इसलिए ये कैसी होती है? अक्रिय गैसें है। इनको अक्रिय गैसें या उत्कर्ष गैसें कहा जाता है। अक्रिय है मतलब ये क्रिया नहीं करती है। ठीक है, क्योंकि इसके अष्टक क्या होता है? अष्टक पूर्ण होता है, अष्टक पूर्ण है। ठीक है, जो बाह्यतम कक्ष है उसमें अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसकी संयोजकता कितनी होती है? 0 होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2 है, 8 है और 1 है। अब 2 तरीके हो सकते हैं, या तो 7 इलेक्ट्रॉन सोडियम कहीं से लाए इसमें ऐड करे तो यहाँ पे हो सकते हैं, क्योंकि इसका बाह्यतम कोष कौन सा? ये वाला। ठीक है, लेकिन दूसरा तरीका ये है कि अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दे, ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन अगर किसी को दे देता है तो अपने पास में बाह्यतम जो कोष जो होगा वो उसमें कौन सा होगा? ये 8 वाला गिना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है? एक किसी को दे देता है, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है। इसी तरह से मैग्नीशियम जो है उसकी वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है। उसी तरह से अब एल्यूमिनियम है, तो जब भी ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी को और को दे देगा, ठीक है, तब इसकी वैलेंसी कितनी हो जाती है? 3 हो जाती है। ठीक है, तो ये थी वैलेंसी जिसके अंदर अपने को ये पता लगता है ये हमेशा कैसे चलती है। देखो 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, 1 2 3 और आगे और चलेंगे। जैसे सिलिकॉन को देखेंगे तो अपने 14 होती है। ठीक है, तो उसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? जैसे ऐसा ही सिलिकॉन, सिलिकॉन जो है तो 14 नंबर पे आता है, 2 आता है, 8 आता है, यहाँ पे कितना है? 4 है, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 4 हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे इसकी संयोजकता कितनी होगी? 4 हो गई। ठीक है, तो ये बाह्यतम कोष में जितने 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए जितने परमाणु या सॉरी इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, या वो लेते हैं या देते हैं या उनकी शेयरिंग करते हैं, तो वो उसकी क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। ठीक है, तो ये क्या है? इनकी संयोजकता है।
अब है रासायनिक सूत्र, जिसको बोला जाता है केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अपन देखेंगे कि जो फॉर्मूले बनते कैसे, कई बार ये एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कि इसका सही फॉर्मूला कौन सा होगा। ठीक है, तो उसके लिए अपने को ये वाले जो चार्ट जो है वो याद होना जरूरी है कि किसकी कितनी वैलेंसी होती है। ठीक है, और ये क्या होता है कि भाई ये इस वैलेंसी के हिसाब से अपन इनका क्या बना सकते हैं, फॉर्मूला बना सकते हैं, जो हमेशा एक ही रहता है, कभी बदलता नहीं है। फॉर्मूला हमेशा कैसा होगा, एक ही रहेगा। ठीक है, तो अब आपने जैसे देखा होगा, जैसे सपोज मान लो अपन जो है एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे NaCl लिखा जाता है, NaCl लिखा जाता है। जब अपन कभी भी इसको Na2Cl नहीं लिखा जाता, ये रॉन्ग है और ये कैसा है, राइट है। ठीक है, अब इसका भी कोई ना कहा कि तो ये 2 जो है वो यहाँ पे नहीं आता। सपोज मान लो दूसरा अगर लेते हैं कि Na2O लिखा जाता है। ठीक है, कभी भी NaO नहीं लिखा जाता, तो ये रॉन्ग है, इसमें राइट है। तो यहाँ आप देखोगे कि कई जगह तो क्या आता है, 2 आ जाता है, कई जगह क्या आ जाता है, कई जगह 1 रहता है। तो ये 2 और 1 का क्या है, मेथड होता है। ठीक है, तो ये अपने को कब पता लगेगा, जब अपन क्या देखेंगे, उस टेबल के हिसाब से करेंगे, तब यहाँ से अपन पता लगा सकते हैं। कैसे, सपोज मान लो अपने को कहा कि सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा। तो सोडियम कार्बोनेट में अपने को यह देखना है कि जो प्लस वाला है ये रहा सोडियम। ठीक है, और सोडियम पे जो है वो Na प्लस होता है। ठीक है, और दूसरा जो है वो कार्बोनेट पे है, तो ये रहा कार्बोनेट, और कार्बोनेट का कितना होता है, CO3 जो होता है वो -2 होता है। ठीक है, तो इन दोनों को लेके अपन क्या बनाएंगे, यहाँ पे फॉर्मूला बनाएंगे। ठीक है, ये आप जब घर पे प्रैक्टिस करोगे इसको, तो कुछ ही दिनों के अंदर आप इसमें क्या हो जाओगे, एकदम परफेक्ट हो जाओगे। तो आपको जो केमिस्ट्री में जो फॉर्मूले पूछे जाते हैं, ठीक है, तो वो आपके कभी भी रॉन्ग नहीं होंगे। ठीक है, तो अपन एक फॉर्मूला बनाते हैं, क्या, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। देखो सोडियम का आता है Na प्लस, ठीक है, और कार्बोनेट का आता है क्या, CO3-2 आता है। पहले जो है वो इसके नीचे लिख दो, यहाँ पे कितना है, कोई नहीं है, प्लस एक ही है, तो इसका मतलब इसमें कितना है, 1 है। इसमें कितना है, यहाँ पे ये 2 है, तो इसको मैंने नीचे लिख दिया। अब क्या करना है, ये इसकी टोपी उसके सर। ठीक है, यानी ये वाली जो है, 2 जो है वो इसकी तरफ जाएंगे, और ये वाला 1 जो है वो इसकी तरफ जाएगा। तो 1 तो जाएगा इधर, और ये 2 जो है वो आ जाएंगे इधर। यानी आपको क्या करना है, इसको पक्षांतर करना है एक दूसरे के लिए। अब देखो Na जो लिखा वो Na लिखा मैंने, और यहाँ पे Na के नीचे कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। ठीक है, और जो CO3 है, ठीक है, वहां पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 1 को लिखते नहीं है, तो अपने पास में जो फॉर्मूला बनेगा सोडियम कार्बोनेट का, वो क्या बनेगा, Na2CO3 बनेगा। ठीक है, आपको क्या करना है, सीधा सा, अगर ये तो आपको मेथड बताया, लेकिन आप डायरेक्ट कर सकते हो क्या, कि ये 2 जो है वो आप सोडियम के नीचे लिख दो, और इसका 1 जो है वो यहाँ पे लिख दो। सपोज मान लो अपन एक दूसरा देखते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड को देखते हैं। ये जो ऊपर वाला जो है वो उसको ही देखा जाता है, सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड। ठीक है, Na का कितना होता है, प्लस, और Cl का कितना होता है, -1। ठीक है, वो आपको चार्ट में नजर आ जाएगा। ठीक है, इसका कितना है, 1 है, इसका भी कितना है, 1 है। अब 1 है तो 1 को 1 कट हो जाएंगे। ठीक है, कोई लिखेंगे नहीं, 1 ही आएगा। ठीक है, तो इनका डायरेक्ट जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, NaCl बनेगा। क्या बनेगा, NaCl बनेगा। ठीक है, तो इसमें देखो कभी भी बीच में 2 नहीं आएगा। ये जो है वो कौन सा सही है इसमें से, तो ये वाला सही है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो अपन लेते हैं कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम जिसको बाइकार्बोनेट भी बोला जा सकता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो एक इसके अंदर जो प्लस वाला जो होगा, प्लस वाला हमेशा पहले लिखा जाएगा, माइनस वाला हमेशा बाद में लिखा जाएगा, कुछ एक में छोड़ के। तो Na जो है वो +1 है, और इसका हाइड्रोजन कार्बोनेट है, वही कार्बोनेट है, इसमें हाइड्रोजन लग जाता है CO3, और ये जो होता है वो -1 होता है।
ठीक है। तो अब देखो इधर भी कैसा है 1 है, इधर भी कैसा है 1 है, और 1 को 1 जब अपन करेंगे तो सीधा फॉर्मूला बनेगा क्या, NaSCO3, और ये फॉर्मूला आपके बेकिंग सोडे का होता है। ठीक है, बेकिंग सोडे का फॉर्मूला क्या होता है, NaSCO3 होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, अब दोनों का 1 है तो अपन ने क्या कर दिया, इसको डायरेक्ट लिख दिया। सपोज मान लो अपन एक फॉर्मूला और बनाते हैं जिसमें लेते हैं अपन एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, एल्यूमिनियम का क्या आता है, Al आता है, जिसमें आता है +3 होता है। एल्यूमिनियम का अभी देखा था अपन ने, संयोजकता जो होती है इसकी 3 होती है, तो Al क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। क्लोरीन का अभी देखा, इसमें देख लो आप -1 है, इसका कितना ये 3 है, 3 ले लिया, इसका कितना है 1 है, तो 1 को नीचे ले लिया। अब ये 1 तो जाएगा इधर और 3 आएगा इधर, तो ये 3 आ गया इधर और ये 1 आ गया इधर, तो एल्यूमिनियम के नीचे कितना आएगा 1, 1 को लिखते नहीं है, और Cl के नीचे कितना आ जाएगा 3। तो अब एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या बनता है, AlCl3 बनता है। क्या बनता है, AlCl3। सपोज मान लो अपन लेते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट, लेते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट लेते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट में Al क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा। ठीक है, और सल्फेट में SO4 ये होता है -2 होता है। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, ये क्या है, यहां पे ये 3 है, इसको मैंने नीचे ले लिया, इधर से ये 2 है, इसको दोनों को नीचे ले लिया। ठीक है, अब ये 2 तो जाएगा इधर और 3 जो जाएगा वो इधर जाएगा। अब यहाँ पे जो बनेगा Al के नीचे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और SO4 जो है अब उसके नीचे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। लेकिन आप यहां देख रहे हो कि अगर ऐसे में 3 लिखता हूं तो ये तो 43 हो जाएंगे, यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 43 होता है। तो जब भी आप ध्यान रखो कि कभी भी एक से ज्यादा परमाणु होते हैं, ठीक है, एक या दो से ज्यादा परमाणु होंगे, तो अपने को क्या बनाना है, यहाँ पे एक ब्रैकेट बनाना है, और उसके बाहर जो लिखना है वो 3 को लिखना है। तो यहाँ पे बन जाएगा ब्रैकेट और ये बाहर हो गया 3। तो अब आपके पास में जो फॉर्मूला बना है वो क्या बना है, Al2 ब्रैकेट SO4 3। क्या होता है, Al2 ब्रैकेट SO4 3 होगा। ठीक है, तो ये जो होगा वो वास्तव इसका फॉर्मूला। अगर अपन इसको एल्यूमिनियम सल्फेट को AlSO4 लिखते हैं, ठीक है, तो ये कैसा होता है, रॉन्ग है। ठीक है, अगर अपन Al2Cl2 लिखते हैं, AlCl2, तो ये भी कैसा है, रॉन्ग है, ये भी कैसा है, रॉन्ग है। ठीक है, तो जो सही फॉर्मूला है वो ऐसा है, और इसको बनाने का जो तरीका है वो ऐसा है। जैसे सपोज मान लो अपन लिखते हैं Cu कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। कॉपर में एक दिक्कत आती है कि कॉपर की जो संयोजकता जो होती है वो कैसी होती है, वेरिएबल होती है, यानी बदलती रहती है, यानी इसमें +2 भी हो सकता है और Cu+1 भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको वहां पे ऐसे दे रखा होगा सेकंड है, तो आपको यहाँ पे सेकंड मानना है। ठीक है, +2 मानना है, और SO4 जो है वो -2 हो गया। अब दोनों, इसके भी 2 इसके भी 2, 2 से 2 क्या हो गए, कट गए। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, CuSO4 बनता है। ये आपका कॉपर सल्फेट है, जिसको बोलेंगे अपन, इसको बोला जाता है क्यूप्रिक। ठीक है, और जो Cu+ जो होता है उसको बोला जाता है क्यूप्रस। ये क्यूप्रस है, एक क्यूप्रिक है। ठीक है, उसके बाद में अगर देखें अपन, आयरन में भी होता है Fe+2 होता है, और एक होता है Fe+3 होता है, तीनों भी होते हैं। अगर सपोज मान लो इसमें लिया आएगा तो आपको सेकंड लिखा हुआ आएगा, और इसके लिए आएगा तो आपको थर्ड लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो Fe को बोला जाता है, इसको बोला जाता है फेरस। ठीक है, और इसको बोला जाता है क्या, फेरिक। क्या बोला जाएगा, इसको फेरिक का बोला जाता है। अगर अपन निकालें जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का क्या रहेगा, एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, तो हाइड्रोक्साइड का रहता है OH-1 होता है, और एल्यूमिनियम का अभी देखा था कितना होता है, +3 होता है।
तो ये जो 3 जो है वो यहाँ लिखेंगे, ये जो 1 जो है वो यहाँ लिखेंगे, 1 जाएगा इसके नीचे, 3 जाएगा इसके नीचे, ठीक है। तो एल्यूमिनियम के नीचे कितना आ जाएगा 1 और OH जो है उसके नीचे कितना आ जाएगा 3। अब देखो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर एक 2 से ज्यादा क्या होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा अगर एटम है तो उसमें क्या आएगा, आपके ब्रैकेट आएगा। तो यहाँ पे आपको ब्रैकेट लगाना, नहीं तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो ब्रैकेट लगाना मत भूलना। जैसे आपने देखा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन जो है वो प्लस मान लेते हैं 4, ठीक है, 4 होती है इसकी। CO ऑक्सीजन की जो होती है वो -2 होती है। ऑक्सीजन की कितनी होगी -2, ठीक है। तो यहाँ पे 4 है, ये 2 है, 1 और ये कटा कितनी बार 2 बार, ठीक है। तो 2 को जाएगा इसके नीचे और 1 जाएगा इसके नीचे, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा CO2 बनता है, ठीक है। सेम हाइड्रोजन H2O का भी रहेगा। तो आप इनसे कई सारे फॉर्मूले बना के घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। जिसमें क्या लेना है, एक तो लेना अपने को पॉजिटिव वाला और दूसरा कौन सा लेना है अपन को नेगेटिव वाला। जैसे सपोज मान लो सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम फ्लोराइड, ठीक है, सोडियम आयोडाइड, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। तो इनको अपन क्या कर सकते हैं, यहां से लेके ये सोडियम नाइट्रेट है, ठीक है, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट है CO3, ठीक है। तो इनके हिसाब से अपन कई सारे फॉर्मूले बना सकते हैं। तो आपके एग्जाम के अगर जो फॉर्मूले पूछे जाए तो आपके रॉन्ग नहीं होंगे, ठीक है। तो आज जो क्लास के अंदर अपन ने पढ़ा, सम बारीक पढ़ा, सम न्यूट्रॉनिक पढ़ा, ठीक है, समस्थानिक पढ़ा, ठीक है, और अपने वैलेंसी के बारे में देखा कि जो इलेक्ट्रॉन का जितना त्याग करते हैं, जितने को ग्रहण करते हैं, वो उसकी क्या होती है, वैलेंसी होती है। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।